काफ़ी लंबे समय से चर्चा में रहा रवांडा निर्वासन विधेयक आखिरकार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित कर दिया है। ये विधेयक कहता है कि रवांडा से जितने भी यू कैन से माइग्रेंट्स आ रहे हैं इंग्लिश चैनल के थ्रू यूके में शरणार्थी बनके, उनको अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी कि शरणार्थियों के लिए जो भी रवांडा से परेशान है, रवांडा में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इनका मूवमेंट इस एरियाज़ में होता है, यूरोपियन एरियाज़ में होता है। यूके ने ये विधेयक पास कर दिया है, बोला कि अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भले ही हमें ये पता है कि ऋषि सुनाक के समय में ये पास हो रहा है, जो अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, पर ये बोरिस जॉनसन के काल में इसको पास किया गया था। तब वहाँ पे चर्चा में वहीं से शुरू हुआ था और इसके ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया गया था। तो यहाँ पे हम जानेंगे रवांडा निर्वासन विधेयक आखिर है क्या। देखो, हाल ही में ब्रिटिश संसद के ऊपरी सदन ने रवांडा निर्वासन विधेयक को पारित किया है और रवांडा विधेयक को अवैध रूप से ब्रिटेन पहुंचने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने का उद्देश्य लगाया जा रहा है। रवांडा है क्या? रवांडा एक अफ्रीकी कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड है, यानी कि ये अंदर ही अंदर घिरी हुई है बाकी कंट्रीज से। ये शेयर करते हैं अपने बॉर्डर्स तंजानिया से, बुरुंदी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा से। तो इतनी कंट्रीज़ के साथ ये अपना शेयर कर रही है। और साथ ही साथ अगर हम जानें कि रवांडा से लोग कहाँ जाते हैं, रवांडा से लोग मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ की ओर जाते हैं। और यूरोप से सबसे ज़्यादा पास में इधर आप देख सकते हैं, एक तो इटली है और दूसरा स्पेन है। तो जब भी इन एरियाज़ को ये बोट्स और शिप्स में कवर करके यूरोप पहुंचते हैं, स्पेन पहुंचते हैं, पोर्चुगल पहुंचते हैं, फ्रांस पहुंचते हैं, फिर क्रॉस करते हैं ये इंग्लिश चैनल जो कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में एक वाटर बॉडी है। तो यहाँ से बोला गया है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कहा है कि अब जो भी यहाँ से आएगा, इस एरिया से स्पेसिफिकली क्रॉस ओवर करेगा रेफ्यूजी बन के, रवांडा से सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं इंग्लिश चैनल से, इनको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे इसी वजह से बहुत ज़्यादा मानवाधिकारी जितने भी संगठन हैं वो इससे नाराज़ हैं। कह रहे हैं कि अगर आप वापस से इन्हें रवांडा भेजेंगे या फिर डिपोर्ट कर देंगे, कहीं और रखेंगे, तो इनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। देखो, रवांडा से बहुत समय से, आज से नहीं बहुत समय से लोग यू कैन से माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट किस वजह से कर रहे हैं? यहाँ की इकोनॉमिक या वित्तीय स्थिति सही नहीं है। जब कहीं की वित्तीय स्थिति सही नहीं होती है तो लोग चाहते हैं कि वो अपने जीवन को बेहतर करने के लिए दूसरे कंट्रीज़ में जाके रहें, और यूरोपियन कंट्रीज़ से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और उन्हें मिलती नहीं है कोई कंट्रीज़। तो जब भी अगर हम शरणार्थियों की बात करें, जब भी कोई शरणार्थी बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के, ये ध्यान रखिएगा, बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट में क्या क्या आ जाता है? वैलिड डॉक्यूमेंट में आपका आता है पासपोर्ट या वीज़ा, परमिट। इसके बिना कोई किसी देश में जाता है तो इसे क्या कहते हैं कि ये वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ नहीं आया है, इसके जो दस्तावेज़ हैं वो मान्य नहीं होंगे, वो मान्य नहीं हैं। और बिना किसी डॉक्यूमेंट के बहुत सारे रवांडन्स, जैसे कि मैंने बताया, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते हैं। तो सोचिए कितना लंबा समय लेते होंगे। पहले ये मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते होंगे, यहाँ से स्पेन पहुँचते होंगे, फिर उसके बाद फ्रांस पहुँचते हैं, और फिर फ्रांस से यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके आते हैं। इससे एक मैप से क्वेश्चन भी बन सकता है कि आखिरकार इंग्लिश चैनल है कहाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश चैनल यहाँ पे है, यूके के बीच में और फ्रांस के बीच में। तो क्वेश्चन याद रखिएगा। थोड़ा सा मैप को यहाँ और अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चंस भी बहुत पूछता है मैप से। मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर यहाँ है। यहाँ पे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है जो भूमध्य सागर के साउथ में है, दक्षिण की ओर है, और इसके उत्तर की ओर बहुत सारी इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे आपके पोर्चुगल है, जहाँ से पोर्चुगीज़ आए थे, इसका कैपिटल है लिस्बन। फिर अगर स्पेन की बात करें, यहाँ स्पेन है, इसका कैपिटल या राजधानी है मैड्रिड। फ्रांस की बात करें तो यहाँ पे फ्रांस में पेरिस। और ये याद रखिएगा, अफ्रीका से सबसे ज़्यादा लोग शरणार्थी बन के फ्रांस भी जाते हैं। फिर जर्मनी, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका स्विट्ज़रलैंड भी लैंडलॉक्ड है कि नहीं? तो ये क्या है? स्विट्ज़रलैंड है, लैंडलॉक्ड है, इसका कैपिटल क्या है? बॉन है। ये आपका इटली है और इसका कैपिटल क्या है? रोम है। यहाँ पे बहुत सारे अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी आजकल न्यूज़ में रह रही हैं, जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। स्वीडन भी अब किसका पार्ट हो चुकी है? नाटो का हो चुकी है। फिनलैंड 31 मेंबर है नाटो का, और ये यूरोप के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। नीचे आएंगे, यहाँ पे भी बहुत सारी नेटो कंट्रीज़ हैं,
जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया। यहाँ हमारा बेलारूस है और यहीं यूक्रेन है। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध छिड़ा है। पोलैंड यहाँ पे है इससे नीचे। उसके बाद यहाँ है स्लोवेकिया, बहुत छोटे छोटे देश हैं। रोमेनिया, बुल्गारिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी। फिर उसके बाद आपका नीचे ग्रीस, यहाँ पे ग्रीस भी है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है। ग्रीस भी काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहा है। और यहाँ पे आपका तुर्की है। ये ब्लैक सी है जो काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। साथ ही साथ बाल्टिक रीजन भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी होगी। जैसे कलिनिनग्राड के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कलिनिनग्राड एक एक्सक्लेव है। कलिनिनग्राड यहाँ पे है और ये एक्सक्लेव किसका है? रशिया का। एक्सक्लेव मतलब भूमि से एकदम जुड़ा नहीं है, भूमि से काफ़ी दूर है, पर ये भूमि का ही हिस्सा माना जाता है, उस देश का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, यहाँ है आपका नॉर्थ सी। फिर आयरलैंड के नीचे जाएंगे तो सेल्टिक सी पड़ेगा आपका। थोड़ा ऊपर जाएंगे नॉर्थ सी से तो यहाँ पे नॉर्वेजियन सी पड़ेगा। ये फेरो आइलैंड है। फेरो आइलैंड किसका है? ये डेनमार्क का फेरो आइलैंड है। और उसके नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आइसलैंड पड़ेगा। उसके ऊपर ग्रीनलैंड सी पड़ेगा। तो इतनी सारी जगहें हैं जो आपको याद रखनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रीस के आसपास के कौन से, जो कि किसी देश को अगर हम जाने न्यूज़ में है, उसके आसपास के कुछ रीजन्स के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये आपका ग्रीस है, उसके वेस्ट में या पश्चिम में आयोनियन सी है और ईस्ट में एजियन सी है। यहाँ पे क्रेट का आइलैंड है, यहीं पे है क्रेटन सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी एड्रियाटिक सी है। इटली के ईस्ट में एड्रियाटिक सी है जो कि क्रोएशिया से भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। एड्रियाटिक सी खुद मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है। और इटली के अगर साउथ और या फिर पश्चिम में जाएंगे तो ये आपका टिरहेनियन सी मिलेगा। यहीं पे कॉर्सिका का एक आइलैंड है और ये है हमारा छोटा सा मोनाको। तो इतने सारे रीजन्स यूरोप में काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। मैप से संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज़ उसको डेफिनेटली अटेंड करिएगा। और मैंने मैप से संबंधी आपको नए सीरीज़ भी देनी शुरू की है। हर मंडे को शाम को 4 बजे मैप न्यूज़ विथ मैप करके हमने एक क्लास शुरू की है, तो ज़रूर उसको देखिएगा। रवांडा विधेयक के तहत ब्रिटेन की सरकार शरण लेने वाले लोगों को रवांडा भेजेगी। कहाँ भेजेगी? मतलब अगर सरकार के पास इतनी पावर इसमें आ गई है कि अगर रवांडा से लोग आ रहे हैं और यूके में अपनी शरण ले रहे हैं, शरणार्थी वहाँ बन रहे हैं, तो ब्रिटेन की सरकार उनको वापस से रवांडा भेजेगी, जहाँ से वे ब्रिटेन में शरण पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी कि आप जा तो सकते हैं वापस ब्रिटेन, पर आवेदन करने के बाद, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, वीज़ा लगाना होगा, परमिट लगाना होगा। जब गवर्नमेंट ऑफ यूके उसे अप्रूव करेगी, उसको हामी देगी, तब जाके आप वापस से आ सकते हैं। शरणार्थियों के लिए ब्रिटेन की सरकार ने रवांडा को साल 2023 में 24 करोड़ पाउंड भी दिए थे। यानी कि इनको वापस लेने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने 2023 में पैसे भी दिए थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी यूरोप और रवांडा के बारे में बता दिया। विधेयक के बारे में जान लेते हैं। देखो, सर्वोच्च न्यायालय जो यूके का है वो काफ़ी चिंतित था, तो सर्वोच्च न्यायालय की चिंताओं का जवाब देने के लिए यह पेश किया गया है। पहले एक चिंता ये थी कि डिपोर्ट करने के लिए तैयार थे, यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते थे। अभी क्या है, रवांडा जाके आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप रवांडन हैं और रवांडा से बिना किसी परमिट के आए हैं तो पहले अब आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की भी प्रक्रिया नहीं थी। तो यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय की जो चिंताएं थी, या ब्रिटेन की संसद को एक सुरक्षित तीसरे देश के रूप में रवांडा गणराज्य की स्थिति की पुष्टि करने की अनुमति देगा। यानी कि अगर आप रवांडा से किसी अन्य देश में जाना चाह रहे हैं तो यूके को एज अ थर्ड कंट्री आप देख सकते हैं जहां आप जा सकते हैं। उसके बाद ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने इस विधेयक को लेकर कहा था कि ब्रिटेन में शरण मांगने वाले लोगों के लिए रवांडा सुरक्षित देश नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है। वहाँ पे हमेशा किसी न किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। वहाँ पे किसी न किसी प्रकार का इकोनॉमिक या वित्तीय स्थिति ख़राब होने का यहाँ पे हमेशा आपको एक मौका मिलता रहता है। और अगर यहाँ पे सरकार, ब्रिटेन की सरकार इन लोगों का साथ नहीं देगी तो ये काफ़ी चिंताजनक है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर बिल में हम क्या लेके आए, इस पर्टिकुलर विधेयक में क्या लेके आए कि वापस से आप शरणार्थी अगर बनना चाहें, मतलब अगर आप एक्सेप्टेंस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता ही दिया था कि रवांडा क्या है, यहाँ आपका रवांडा है। ठीक है, साथ ही ये तंजानिया भी याद रखिएगा, कीनिया है, युगांडा है, बुरुंदी है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ है। ये अफ्रीका का रीजन है पूरा। अफ्रीका, अगर आपको अफ्रीका के बारे में जानना है तो इतना तो पता ही होगा कि ये विश्व का सबसे दूसरा बड़ा
कॉन्टिनेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन दी अर्थ। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंटली आपको पता होनी चाहिए फीचर्स, जैसे कि यहाँ पे सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट दुनिया का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है कौन? सहारा। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों पास होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट रिवर भी मिल जाएगी दुनिया की, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। कौन सी रिवर है ये? नाइल की, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यूके और रवांडा प्रवासन और आर्थिक विकास साझेदारी हुई थी। ये डील अप्रैल 2022 में हुई थी। यूके और रवांडा की सरकारों के बीच हस्ताक्षरित की गई एक डील थी। समझौते में कुछ शर्तें थी। उसके तहत जो व्यक्ति अवैध रूप से सुगम और गैर कानूनी सीमा के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम में आते हैं और वहाँ शरण चाहते हैं, उन्हें रवांडा शरण प्रदान करेगा। मतलब वापस से आप रवांडा को उनको वापस से उनके ऊपर थोप दीजिए कि रवांडा ही शरण प्रदान करेगा, दूसरी और कंट्रीज से हम नहीं कह सकते। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की अवैध शरणार्थियों के लिए है ये, ठीक है। इसके तहत रवांडा उन सभी को भी स्वीकार करेगा जो नाबालिग नहीं है। पहले तो ये था कि नाबालिगों को ही स्वीकार करेगा, पर अब बोल दिया गया कि जो नाबालिग नहीं है, 18 से ऊपर के बच्चे लोग भी हैं जो बच्चे नहीं हैं, उनको भी आपको स्वीकार करना होगा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी कभी कुछ अपराध किया हो तो उसको भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे आप दिक्कत ये होगा कि वापस से अगर वही अपराधी वापस जाएंगे तो फिर क्या हो सकता है उनके साथ, उनकी सुरक्षा पे भी हानि आ सकती है। यह समझौता मानव तस्करों का मुकाबला करेगा। कभी कभी क्या होता है ना, बेटर अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये मानव तस्करी क्या होती है कि वहाँ पे जो तस्कर होते हैं प्रॉमिस करते हैं रवांडन से कि भाई मेरे साथ चलो, मैं यूरोप में तुमको अच्छी नौकरी दिलाऊंगा। बेचारे उसी तरह चले जाते हैं और ये मानव तस्करी से इनकी पूरी इंडस्ट्री बनी हुई है और इस इंडस्ट्री की वजह से ये थ्राइव कर रहे हैं। तो मानव तस्करों का मुकाबला करेगा जो अक्सर कमज़ोर प्रवासियों से अत्यधिक शुल्क वसूल करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर विस्थापित होने की घटनाएं होती हैं। और यहाँ प्रवासी समस्या का एक मानवीय समाधान है जिसका उद्देश्य इन अवैध क्रॉसिंगों को संचालित करने वाले गिरोहों को खोज निकालना भी है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, इस विधेयक के खिलाफ। कह रहे हैं कि आप ऐसे तो मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं। यूके कह रहा है कि हम अब जो डिसीजन ले चुके हैं, जो निर्णय हम ले चुके हैं, अब हम इस पे बने रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे इस निर्णय से। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी UNHCR ने ब्रिटेन के नए कानून की आलोचना की है। कहा है कि 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन का उल्लंघन है। ये कहता है कि अगर बिना कागज़ या पासपोर्ट के दूसरे देश में कोई व्यक्ति शरण लेने जा रहा है तो उसको उनकी आज़ादी है। तो यहाँ पे इसी कन्वेंशन का उल्लंघन कौन कर रहा है? यूके। और इसी के आधार पर इसकी आलोचना हो रही है। आलोचकों ने कहा है कि क्रॉस चैनल प्रवासन को कम करने में इसकी प्रभावशीलता के बारे में चिंता व्यक्त जताई है। साथ ही साथ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स चैरिटी है, इसने कहा है कि यह क्रूर और अमानवीय कानून है। इसमें छोटी नावों के माध्यम से यूके पहुँचने वाले प्रवासियों के उपचार के बारे में भी चिंता जताई है। यानी कि मान लो अगर छोटी नाव में लोग पहुंच रहे हैं, बहुत भीषण परेशानियों को झेल के पहुंच रहे हैं, उसके बाद वो बेचारे वहाँ अपना इलाज कराना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या डिसीजन ले लिया गया है कि आप अवैध रूप से आए हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको वापस रवांडा भेजेंगे। रवांडा को ही लेना पड़ेगा क्योंकि रवांडा ने तो ये डील साइन कर ली है। तो जो भी व्यक्ति, चाहे उसने अपराध किया हो या वो नाबालिग नहीं भी हो, वो वापस रवांडा जाए, वहाँ से अप्लाई करे, उसके बाद वहाँ पे शरण मिलेगी, यूके में शरण मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं। 1951 का कन्वेंशन है। शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो दुनिया भर में शरणार्थी संरक्षण से संबंधित है। साथ ही साथ इसे वर्ष 1951 में अपनाया गया था और यह वर्ष 1954 में लागू हुआ था।
वर्ष 1967 में 1967 में प्रोटोकॉल को संशोधित भी किया गया था। वर्ष 1951 के कन्वेंशन को केवल यूरोप के शरणार्थियों के ऊपर लागू किया गया था और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल में सभी देशों के शरणार्थियों पर यह शामिल हो गया। तो अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछे कि शुरू से ही ये सभी देशों को व्यापक रूप से कवर कर रहा था, नहीं, शुरू में जो कन्वेंशन हुआ था वो सिर्फ यूरोप के शरणार्थियों के लिए हुआ था, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर के बाद से हमने समझा कि हाँ बहुत सारे लोग शरण लेने आ रहे हैं, यूरोप में ही शरण ले रहे हैं। फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा तौर पे हमने लड़ाई व्यापक होते हुए देखी और बाकी देशों में भी, बाकी रीजन्स में भी, तो हमने डिसीजन लिया कि 1967 में सभी देशों के ऊपर लागू होगा। तो ये याद रखना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभी समय 1951 संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बहुपक्षीय संधि है जो शरणार्थी शब्द को परिभाषित करती है। मतलब इसमें शरणार्थी शब्द की साफ साफ परिभाषा भी लिखी है ताकि कल के दिन इसे कोई डिस्प्यूट ना कर सके। यह संधि शरण प्राप्तकर्ता व्यक्तियों को अधिकारों तथा शरण देने वाले राष्ट्रों की जिम्मेदारी को भी निर्धारित करती है कि जो शरण ले रहे हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है, जो शरण दे रहे हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। ये निर्धारित किया गया है कि कौन से लोग शरणार्थी कहलाने के पात्र होंगे, जैसे कि युद्ध अपराधियों को शरणार्थी की श्रेणी में नहीं रखा गया है। जो भी वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे मैं किसी एक प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कोई एक्स प्रेसिडेंट है, इन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं। वॉर क्राइम्स जैसे युद्ध में बाकी कंट्री के लोगों को मारा है, सिविलियंस को मारा है, और ये भागते हैं दूसरे कंट्री में शरण लेने के लिए, तो इनको एक शरणार्थी के रूप में नहीं देखा जाएगा। इस कन्वेंशन में साफ साफ लिखा है, ठीक है। युद्ध अपराधियों को शरणार्थी की श्रेणी में नहीं रखा गया। आगे बढ़ते हैं। ये अधिनियम ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान करता है जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या किसी विशेष सामाजिक समूह से संबद्धता या राजनीतिक गतिरोध के कारण उत्पीड़न का शिकार हुए हैं और अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में शरण लेते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा याद रखिएगा, परिभाषा से डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ यह कन्वेंशन वर्ष 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अनुच्छेद 14 पर निर्धारित करता है और साथ ही साथ जो उत्पीड़न के कारण अन्य देशों में शरण पाए व्यक्तियों के अधिकार को भी सुनिश्चित करने में प्रभावकारी करता है। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं या नहीं, ये मुझे आपको आंसर में बताना होगा, जल्द से जल्द बताना होगा। देखो, भारत रवांडा के संबंध की बात करें तो भारत रवांडा के भी संबंध अच्छे रहे हैं। यहाँ पे भारत रवांडा के संबंधों को देखें तो सौहार्द विचारों के अभिसरण तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हम दोनों का सहयोग है। द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ रहा है और निवेश भी बढ़ रहा है, आपसी सम्मान भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ भारत और रवांडा के बीच द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में लगातार हम वृद्धि भी देख रहे हैं। भारत और रवांडा ने हाल ही में एक रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापक अवसरों पर चर्चा के लिए किगाली, रवांडा में संयुक्त राष्ट्र सहयोग समिति की पहली बैठक की थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, ठीक है। तो हमने किगाली में की थी। किगाली अग्रीमेंट याद है आपको? किगाली प्रोटोकॉल, किगाली अग्रीमेंट नहीं, किगाली प्रोटोकॉल या किगाली से अमेंडमेंट भी कहते हैं। याद है तो बताइए कमेंट सेक्शन में क्या है ये। दोनों देशों के बीच प्रशिक्षण, सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा, औद्योगिक सहयोग आदि क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने मित्र देशों को निर्यात करने के लिए भारतीय रक्षा निर्माताओं को भी बढ़ती क्षमता पर प्रकाश डाला। हाल ही में चर्चित यूके की रवांडा नीति का वर्णन संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन 1951 के आलोक में करें। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए। एक तो ये जो विधेयक है उसके बारे में पता होना चाहिए, विधेयक के बारे में, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये शरणार्थी कन्वेंशन है क्या। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 1951 के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन में बताना होगा कि यहाँ पे शरणार्थियों की परिभाषा क्या है, ठीक, की परिभाषा बताइएगा।
और ये भी कहता है कि बिना किसी दस्तावेज़ के अगर कोई दूसरे देश में शरण लेने जा रहा है तो उसको भी शरण देना चाहिए हर देश को, व्यापक तौर से, ठीक है, हर देश के लिए लागू हुआ है ये। पर यहाँ पे यूके ने एक अग्रीमेंट साइन कर ली है, एक समझौता हस्ताक्षरित कर लिया है रवांडा के साथ कि आपको जितने भी शरणार्थी हमारे पास गैर कानूनी तरह से आ रहे हैं वहाँ पे उन लोगों को रवांडा पे आपको वापस लेना होगा, फिर वहाँ से वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो विधेयक के बारे में पता होना चाहिए आपको, फिर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन 1951 के बारे में पता होना चाहिए। अब उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे प्रॉपर। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो हालिया में चर्चा का विषय रहा है कि चर्चा में क्यों है वो लिखना है, ठीक, चर्चा में क्यों। उसके बाद विधेयक के बारे में बॉडी में लिखना है, विधेयक के प्रावधान आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं या फिर फ्लो चार्ट्स में बना के लिख सकते हैं, जिसमें आपको बेटर लग रहा है। और जो विधेयक में ऐसा जो क्लॉज है जो साफ साफ उल्लंघन कर रहा है कि गैर कानूनी तरह से कोई भी व्यक्ति अगर रवांडा से आ रहा है यूके, ये साफ साफ उल्लंघन कर रहा है कन्वेंशन का, जिसमें क्या बोला गया है कि चाहे आप गैर कानूनी रूप से ही आ रहे हैं, शरण लेने अगर आ रहे हैं तो आपको शरण दी जाएगी, वापस नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बता दीजिए दोनों के बीच में क्या है। फिर उसके बाद इस, क्योंकि ये कन्वेंशन के आलोक में करना है तो कन्वेंशन के बारे में भी थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, वो भी आप फ्लो चार्ट से या तो बना सकते हैं, ऐसे करके यहाँ पे कन्वेंशन लिख दीजिए और यहाँ धीरे धीरे लिखना शुरू कर दीजिए कि इसके अलग अलग डायमेंशंस क्या क्या हैं, फीचर क्या क्या है, ठीक है। और फिर जो कॉन्फ्लिक्ट में है उनको अंडरलाइन कर दीजिए, इससे समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि आपको पता है, आपको आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो दुनिया भर में शरणार्थी संरक्षण को से संबंधित है। इसे वर्ष 1954 में अपनाया गया था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, कोई नहीं, या दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे अपडेटेड।